आर्थिक विचारों के इतिहास में आज हम भारत ही नहीं विश्व के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था और भारत में रहते हैं और उनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो चर्चा करते हैं कि अमर्त्य सेन के जीवन से कि अमर्त्य सेन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनके द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसके कारण से भारत ही नहीं दुनिया में उनकी बहुत ही इज्जत की जाती है। तो इनका जो जन्म था, वह हुआ था 3 नवंबर 1933 1933 में हुआ था, जबकि भारत क्या था, परतंत्रता का काल झेल रहा था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? ढाका में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन उस समय जो ढाका था वो भारत में पड़ता था। अगला आता है कि इनके जो फादर थे, इनका नाम था आशुतोष सेन, जो कि केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे ढाका विश्वविद्यालय में। इनकी माताजी का नाम है अमिता सेन। अब बात आगे आती है कि जो अमर्त्य सेन है, ये जो नाम इनको दिया, वो किसने दिया? इस नाम को देने का जो श्रेय जाता है किसको? अमर्त्य सेन को। वो जाता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कि भारत का राष्ट्रगान लिखा है। इनको ही 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिलाया जा रहा है, इसको भी याद रखना है। तो इनका जो नाम अमर्त्य रखा, वो किसने रखा? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके पिताजी से कहा, माताजी से कहा कि जो नाम है ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अमर्त्य का अर्थ होता है सदा अमर रहने वाला, सदा अमर रहने वाला। और वही काम सेन ने अर्थात अमर्त्य सेन ने करके दिखाया। जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तब तक उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। अगली बात आती है कि नोबेल पुरस्कार, इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, अभी आगे पढ़ेंगे कि 1998 में 1998 में इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो अमर्त्य सेन थे, वो एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति और भारत के पहले व्यक्ति थे, प्रथम अर्थशास्त्री थे, क्योंकि ये प्योर इकोनॉमिस्ट हुए हैं। तो देखिए 1998 से पहले एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? बहुत सारे देश आते हैं। उनमें से किसी को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या नहीं मिला था? नोबेल प्राइज नहीं मिला था। लेकिन अब एशिया महाद्वीप जो में भारत भी पड़ता है, मतलब भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का तो देश है। तो इस प्रकार से इसीलिए लिखा हुआ है एशिया के प्रथम, हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हुए हैं कि जिन्हें कि नोबेल प्राइज दिया गया था। अब अर्थशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। अब किस शाखा के लिए काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था? वो था कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आता है प्रश्न कि प्रोफेसर सेन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था नोबेल? तो उत्तर होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अब ये पुरस्कार कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस, ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार अर्थात नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है जी। और उसके बाद जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो उसके बाद 1999 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। अब इसके बाद आती है कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, छापी गई हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो हम यहाँ पर इसको जल्दी से समझेंगे, क्योंकि इसका अर्थ तो क्योंकि सारी किताबें जो है वो इंग्लिश में लिखी हैं। सेन ने किसमें लिखी हुई है? इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो पहली किताब हम ले लेते हैं, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1970 में। अभी हिंदी में भी इसको दिखा देंगे आपको। पॉवर्टी एंड फेमाइस, ये आई थी 1981 में। अगली किताब है इंडियन डेवलपमेंट, ये भी उनकी किताब है, इंडियन डेवलपमेंट अर्थात भारतीय विकास। इस प्रकार से ग्रोथ इकोनॉमिक्स,
विकास का अर्थशास्त्र। किताब इंग्लिश में लिखी हुई है तो इंग्लिश में ही लिखना है, ऑन इकोनॉमिक इक्विलिटी, ये भी उनकी किताब है, ठीक है, आर्थिक असमानता के ऊपर है। इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये भी क्या है, प्रोफेसर सेन की ही किताब है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, ये भी उन्हीं की किताब है, ठीक है। वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, ये भी किसी किताब है। सारी जो किताबें लिखी हुई है सारी इंग्लिश भाषा में लिखी हुई हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये भी उनकी किताब है, ठीक है जी। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर, द पॉलिटिकल इकोनॉमी, हंगर, हंगर मीन्स होता है भुखमरी या भूखा, ठीक है जी, ये किताब भी उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा देखिए हंगर एंड पब्लिक एक्शन, हंगर एंड पब्लिक एक्शन, तो इस प्रकार से ये तमाम जो किताबें हैं, प्रमुख किताबें हैं, मेन बुक्स हैं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जीके की दृष्टि से भी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब चाहे आप जहां भी कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है या कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां सभी के लिए ये जो है कॉमन टॉपिक है। तो इस प्रकार से जैसे कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर हो गया, पॉवर्टी एंड फेमाइस, जो कि ये किताबें अक्सर पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इधर हो गया किसके बारे में, अमर्त्य सेन के बारे में। अब जानते हैं कि जो अमर्त्य सेन के जो विचार हैं, जिसके ऊपर उनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, उसकी बात करते हैं। तो इनका क्षेत्र रहा है कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है, और कल्याण अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है विकास अर्थशास्त्र। किस शास्त्र से जुड़ा हुआ है, विकास, कि जिसमें आर्थिक विकास के बारे में बताया गया है और बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। तो विकास अर्थशास्त्र में ही कल्याण अर्थशास्त्र का पार्ट आता है। तो इनका पहला विचार देखते हैं, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के संबंध में इन्होंने अपना विचार बिल्कुल अलग से दिया। कैसे दिया, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय होती है या उसी को हम जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कि आर्थिक वृद्धि दर से आर्थिक कल्याण को मापना अनुचित है। इन्होंने क्या कहा कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। आर्थिक वृद्धि की दर माना कि 11% है, ठीक है जी, 11% की क्या है, आर्थिक वृद्धि की दर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के सभी लोगों को आर्थिक वृद्धि का फायदा पहुंच रहा हो, ये इन्होंने कहा, ठीक है। कि यदि हम ये कह लें कि आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, अर्थव्यवस्था का आकार अरबों रुपए में पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों अर्थात गरीब इंसान भी अमीर बन चुका है। कि उन्होंने देखा कि आर्थिक विकास के जो फायदे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फायदे हैं वो चंद लोगों को मिलते हैं और समाज का जो अधिकांश जो वर्ग है वो गरीबी में रहता है। तो इसलिए इन्होंने पैमाना बदल दिया। उन्होंने कहा आर्थिक जो विकास है वह सामाजिक विकास का आधार नहीं है। भले ही इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है देश की, ठीक है, आर्थिक वृद्धि भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों का जीवन स्तर क्या हो गया, बहुत ऊंचा हो गया है। कारण बताया इन्होंने कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, यदि सामाजिक विकास पीछे रहता है, ठीक है जी, आर्थिक विकास आगे चलता है, तो आर्थिक विकास से कुछ लोगों को फायदा होगा। तो इन्होंने कहा सामाजिक विकास करना बहुत जरूरी है। और जब समाज का विकास होगा तभी जाके उनको आर्थिक जो लाभ हैं उनको मिल पाएंगे, नहीं तो चंद लोग ही अमीर होते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा सामाजिक विकास कैसे कर सकते हैं लोगों का, भाई अशिक्षा, ठीक है। कारण बताया उन्होंने कि समाज में आर्थिक वृद्धि बहुत हो सकती है, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग क्या है, अशिक्षित हो सकता है, जिसके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। उस समय की स्टडी उन्होंने की और देखा, ठीक है, केवल विचार नहीं बोले, केवल खाली बीमारियों की बात उन्होंने की, ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन बीमारियां लोगों में ज्यादा हो सकती है, गरीब तबके में, अर्थात चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव हो सकता है, हॉस्पिटलों का अभाव हो सकता है, ठीक है जी। तो या अन्य सामाजिक अभाव हो सकते हैं, कब, आर्थिक विकास ज्यादा होने पर भी। इसलिए जो आर्थिक विकास है या आर्थिक वृद्धि है वह समाज के आर्थिक कल्याण को मापने का उचित मापदंड नहीं है। तो उचित मापदंड क्या है, तो उन्होंने कुछ चीजों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा
इसके लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? सामाजिक सुधार। और सामाजिक सुधार में अभी आएगा क्या-क्या होते हैं। तो सामाजिक सुधार करना, उन्होंने पश्चिमी देशों का हवाला दिया, क्योंकि जो उनका संपूर्ण जो अध्ययन है, ठीक है? या उन्होंने जो पढ़ाया वो पश्चिमी देशों में ही पढ़ाया, ठीक है? इंग्लैंड हो गया, चाहे वो अमेरिका में हुआ। वहाँ उन्होंने देखा कि शिक्षा, सभी लोग पढ़े-लिखे हैं, ठीक है? सभी लोग क्या है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़-लिख रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर विकास के जो लाभ हैं, वो सभी लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से तो जॉब मिलेगा ना। और यदि अनपढ़ रह गए तो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने देखा कि वहाँ लोग जो हैं, बच्चों को, अर्थात लड़कों को भी, लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल भी, स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी अच्छी हैं, ठीक है? बच्चा जन्म ले रहा है, तो एकदम से इंडिया की तरह मर नहीं रहे हैं ज़्यादा, बल्कि वहाँ पर हॉस्पिटल होने के कारण उनको अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, ठीक है जी? तो जिससे कि वह ज़िंदा रह रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सामाजिक सुधार करना पड़ेगा पश्चिमी देशों की तरह, अर्थात हमें पश्चिमी देशों की तरह सरकार को क्या करना पड़ेगा? शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, अर्थात जगह-जगह स्कूल खोलने पड़ेंगे, ठीक है? स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा। सुझाव दिया उन्होंने कहा स्वास्थ्य की सुविधा, अर्थात हॉस्पिटल खोलने होंगे भाई। यदि आदमी क्या है, पढ़ा-लिखा हो गया, बहुत स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, बहुत होशियार है, लेकिन उसको बीमारी लग गई, ठीक है? उसको बीमारी लग गई और यदि हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, उसको सुविधा ना मिली, तो मर जाएगा ना। तो पढ़ने-लिखने का तो क्या फ़ायदा रह गया? इसके अलावा उन्होंने 3 चीज़ें कहा, भू सुधार, अर्थात भूमि के सुधार के बारे में उन्होंने भारत के बारे में कहा है। तो हम ये बता रहे हैं, ये भारत के बारे में कहा उन्होंने कि सरकार को करना चाहिए यदि समाज का विकास करना चाहते हैं, ठीक है? संपूर्ण समाज का, तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षा की बात की उन्होंने, कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य और भू सुधार। भू सुधार का अर्थ है इनका कि भारत में उनके काल में जो ज़मीन थी, उस पर अधिकांश जो अधिकार था, वो किसका था? जमींदारों का था। किसका था? जमींदारों का था। और जो बाकी लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जिनकी संख्या क्या थी? लैंड लॉ, अर्थात जमींदारों से बहुत ज़्यादा थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी। यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो बटाई पर काम करते थे, अर्थात पैसे में या किराए पर ज़मीन लेकर उनसे क्या करना, या उनसे ज़मीन को किराए पर लेना और उसके बाद खेती करना, ठीक है जी? खेती करना। तो इससे हो क्या रहा था कि खेती करने से ज़्यादा लाभ किसको हो रहा था? ज़मींदारों को हो रहा था। अब खेती में कुछ हो, ना हो, अब जिसने किराए पर ज़मीन ले रखी है, उसको तो किराया देना ही देना है, नहीं तो ज़मींदार क्या करेगा? डंडा लेके आ जाएगा। ओके जी। तो उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और भू सुधार करना चाहिए, तभी जाके समाज का जो निचला तबका है, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और बाज़ार सुविधाओं की बात की उन्होंने, अर्थात बाज़ार में जो सुविधाएँ हैं, अर्थात बाज़ार में भैया हॉस्पिटल है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है जी? बाज़ार में खाद्यान्न है, अगर वस्तुएँ खरीदनी है, तो वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो गरीब आदमी के पास जब ये सारी सुविधाएँ आएँगी, तभी तो बाज़ार से क्या करेगा? वस्तुओं, सेवाओं को परचेज़ कर पाएगा। तो इस लायक बनाना है, जिससे कि बाज़ार में आने वाली सुविधाओं का आम आदमी क्या कर सके? उपभोग कर सके। तो उन्होंने ये बात तो कही है। तो देखिए, जो सामाजिक विषमता है, ठीक है? इंडिया की जो सामाजिक विषमता है, ठीक है जी? उसके बारे में उन्होंने कहा सामाजिक पिछड़ापन, अर्थात सामाजिक विषमता का, जिसे हम आर्थिक विषमता भी कहते हैं, कि चंद लोग अमीर हैं और अधिकांश लोग क्या हैं? गरीब हैं। तो उन्होंने कहा इसका जो प्रमुख कारण है सामाजिक विषमता का, ठीक है जी? वह है पिछड़ापन। क्या है? पिछड़ेपन, ठीक है जी? बैकवर्ड है। और इसके कारणों को मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लिख लेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भू सुधार, लैंगिक असमानता, ये हैं सामाजिक विषमता के मुख्य कारण। ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक विषमता है, ठीक है जी? सामाजिक विषमता मीन्स आर्थिक विषमता, ठीक है? आर्थिक विषमता का अर्थ हुआ कि समाज के चंद लोगों को लाभ पहुँचना और बाकी लोगों का जो जीवन है, वह खराब रहना, ये कहलाएगा सामाजिक विषमता। तो उन्होंने कहा इसका कारण है पिछड़ापन। और पिछड़ा क्यों है समाज अधिकांश? उन्होंने कहा शिक्षा के कारण, कि स्कूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चीन है और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जो हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, ठीक है? इसलिए वहाँ के लोग क्या हैं? आगे बढ़े हैं। इसका भी उदाहरण दिया उन्होंने। स्वास्थ्य की बात उन्होंने की। देखो भाई, क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए। मतलब आम व्यक्ति की जो पहुँच है, वह क्या होनी चाहिए? अपने स्वास्थ्य को ठीक करने तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? काम चलेगा, ठीक है? तो शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए।
ठीक है जी, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और जब सभी लोग शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के बारे में जानने लग जाएँगे कि किस कारण से वो पिछड़े हुए हैं। तो स्कूलों की इन्होंने बात की, हॉस्पिटलों की इन्होंने बात की, ठीक है जी, कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना चाहिए जिससे गरीब आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके। भू सुधार की इन्होंने बात की, कि भू सुधार अभी बात कर रहे थे कि भूमि में सुधार करना है भाई, सरकार के द्वारा करना है। जमींदारों ने अधिकांश जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो उनसे जमीन छुड़वानी है। जो बटाईदार हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको जमीन मिलनी चाहिए। जमीन की एक सीमा होनी चाहिए कि इतनी सीमा तक एक आदमी जमीन रख सकता है, बाकी जमीन लो और गरीबों में बाँटो। तो जमीन जब गरीब के हाथों में आएगी, तो उसका पिछड़ापन उन्होंने कहा अपना आप दूर हो जाएगा। वो मेहनत से क्या करेगा? खेती-बाड़ी करेगा, ठीक है जी? और अपना भरण-पोषण करेगा। तो भू सुधार के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के भू सुधार का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से सरकार ने वहाँ पे काम किया है कि भूमि को सुधारने का काम किया है। भू सुधारने का काम क्या है कि जो ज़मींदार हैं, उनसे ज़मीन लेकर किसको देनी है भई? नीचे जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, जो बटाईदार हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से ज़मींदार भगवान ने बनाकर भेज दिया नीचे। उन्होंने कहा जन्म से ही सभी लोग क्या होते हैं, एक जैसे पैदा होते हैं, ठीक है जी। सभी एक जैसा पैदा होते हैं, सभी के अंदर एक जैसा खून होता है, ठीक है, एक ही जैसा शरीर होता है। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से अधिकार भी सबके बराबर होने चाहिए। तो भूमि सुधार की बात की। लैंगिक असमानता, उन्होंने कहा कि हमारे देशों में क्या है भाई, लैंगिक असमानता है, अर्थात स्त्री और पुरुष में भेद है। पुरुष के पास ज़्यादा अधिकार हैं और लेडीज़ों के पास कम है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ पश्चिमी देशों में देखेंगे, उन्होंने कहा स्कूल लड़का भी जा रहा है, लड़कियाँ भी जा रही हैं और भारत में हो क्या रहा है? स्कूल तो एक तो चंद है और उस समय लड़कियों को घर में रखेंगे, ठीक है? उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे, लड़के को स्कूल भेजेंगे, ठीक है? लड़की को बोलेंगे इतना लंबा पल्लू रखना है, किसी को मुँह नहीं दिखाना है, ओके जी? छोटी उम्र में शादियाँ करनी हैं, जो कि क्या करती हैं, आदमी को पीछे धकेलने का काम करती है। तो उसने इसलिए उन्होंने कहा कि लैंगिक जो असमानता है, स्त्री और पुरुष में जो भेद है, ये क्या है सामाजिक विषमता का कारण है, इसलिए लैंगिक विषमता को दूर करना है, ठीक है जी? और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी सरकार, ठीक है? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले शिक्षा, क्यों शिक्षा ही जागृति ला सकती है। क्या कर सकती है? शिक्षा ही व्यक्ति को जगाने का काम करती है। जितने भी रिफ़ॉर्म होते हैं, सुधार होते हैं, वो पढ़ा-लिखा ही व्यक्ति करता है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है। लैंगिक असमानता समझ गए होंगे कि स्त्री-पुरुष में भेद हो गया, ठीक है जी। स्त्रियों को क्या करना? कम अधिकार देना, ठीक है जी। घर से बाहर नहीं निकलने देना, उनके विकास के अवसर उनको ना देना, ठीक है जी। पुरुष को चर्चा अधिक करना। तो ये बातें उन्होंने कही कि इसलिए यदि हम आर्थिक विषमता को दूर कर लें, ये चीज़ें कर लें, तो क्या हो जाएगा कि समाज के अधिकांश तबके तक क्या होगा, सामाजिक विकास का लाभ पहुँचेगा। तो अगला आता है इनका अकाल एवं निर्धनता के ऊपर इन्होंने विचार दिया। अकाल मीन्स क्या होता है भाई? अकाल यानी कि जब क्या होता है वैसे तो अकाल जब सूखा पड़ जाता है, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति भोजन के अभाव में मरने लगते हैं, उसे अकाल कहते हैं, ठीक है? और निर्धनता का मतलब है गरीबी और अकाल और निर्धनता एक-दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने प्रोफ़ेसर सेन ने अकाल और निर्धनता के बारे में एक अलग हटकर विचार दिए। अर्थात ये जो विचार पढ़ रहे हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनके आर्थिक विचारों से बिल्कुल हटकर ये विचार है उनके। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, अकाल और निर्धनता। उन्होंने क्या कहा कि पहले कहते थे कि यदि वस्तुओं की कमी होती है या उत्पादन कम होता है, पूर्ति कम होती है गेहूँ, चावल की, ठीक है? कम होती है, तो लोगों को क्या होता है खाने-पीने के लिए अन्न नहीं मिल पाता है और भूखे मर जाते हैं। वो क्या होते हैं? भूखे मर जाते हैं। ऐसा विचार पहले से चला आ रहा था। खाद्यान्नों की कमी से या आपूर्ति की कमी से, जो कि माँग बहुत ज़्यादा होती है। माना बात आपूर्ति है 100 लोगों के लिए, ठीक है जी? पैदा हो रही है 100 लोगों के लिए और माँगने वाले हैं 2000, ठीक है जी? तो 100 लोग बचेंगे, बाकी तो मरेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। खाद्यान्नों की कमी से या अनाज की कमी एकमात्र भुखमरी और अकाल का कारण नहीं है। एक कारण तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा सभी कारण नहीं है। कि अनाज की कमी हो और हम कह लें कि भुखमरी इससे हो रही है और अकाल का कारण ये हो रहा है जिससे लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा, उदाहरण लेते हैं, यदि आप बाजार में जाते हैं, आप बेरोजगार हैं, दुकानें भरी पड़ी हैं, ठीक है? सारे कपड़े, अनाज, फल, सब्जियाँ सब कुछ है। तो क्या आप बिना धन के उन वस्तुओं को परचेज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या?
यदि हम बाजार में गए, हम बेरोजगार हैं या हमारे जेब में पैसा बिल्कुल भी नहीं है और बाजार में वस्तुओं का क्या लगा, अंबार लगा हुआ, दुकानें भरी पड़ी है, मार्केट भरा पड़ा हुआ है, तो क्या हम उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो अकाल है या जो भुखमरी है, ठीक है जी, वो अनाज की कमी से नहीं होती है। उन्होंने कहा क्रय शक्ति का अभाव, अर्थात व्यक्ति के पास क्रय शक्ति अर्थात पैसे नहीं होते हैं भाई, वो तब मरता है। ठीक है, अकाल का शिकार कब होता है? कि जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अनाज की कमी से नहीं, या अनाज की कमी नहीं होती है भुखमरी और अकाल का कारण, वो होती है पैसों का अभाव, धन का अभाव, जो गरीबी का कारण होता है। गरीब ही सबसे पहले क्या होता है? मरता है। कितना अच्छा विचार दिया उन्होंने। और यदि क्रय शक्ति हो जाए, ठीक है, तो उस समय जब अकाल पड़े थे, ठीक है, चाहे 1943 का अकाल था, ठीक है जी, स्वतंत्र भारत में, ठीक है, सूखे के कारण, तो उस समय लगभग 30 लाख लोग जो थे वह भुखमरी का शिकार हो गए थे, मर गए थे, ठीक है जी। तो उस समय मरने का कारण बहुत सारा ऐसा थोड़ी था कि क्या उसका नाम कि अनाजों की कमी ही रही होगी, बल्कि ये था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, खरीदने के लिए। इसलिए उन्होंने अलग से विचार दिया कि अकाल और जो निर्धनता है, अनाज की कमी एकमात्र भुखमरी या अकाल का कारण नहीं हो सकता है, उसका कारण हो सकता है निर्धनता अर्थात क्रय शक्ति का अभाव या पैसों का अभाव, जिस कारण से आदमी अपने लिए अनाज नहीं खरीद सकता है, इसलिए वो भूखों मर जाता है। लेकिन भूख से वो कैसे मरेगा भैया? अरे भूखों से मरने का अर्थ है जब बहुत दिनों तक भोजन नहीं करेगा, तो तब बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन भूखे रह के एकदम से मर गए, नहीं, धीरे-धीरे करके उसमें शरीर क्या होगा, कमज़ोर होगा, ठीक है जी। हॉस्पिटल है नहीं, क्योंकि पैसा तो उसके पास है नहीं, वो जा नहीं पाएगा। जब अनाज नहीं खरीद पा रहा है, तो हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से देगा? तो धीरे-धीरे क्या होगा, मर जाएगा। उसके मरने से क्या होगा, जब ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं, तो क्या होगी, इधर-उधर बदबू फैलती है, ठीक है जी। और फिर और बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिससे और लोग मरते हैं, ठीक है जी। तो इसके रू अर्थात अकाल और के बारे में, अकाल कब पड़ता है? जब सूखा पड़ता है जी, ठीक है जी। स्पेशली सूखे के बारे में है कि जब ऊपर से बारिश नहीं होती है, तो फसलें सूख जाती है। तो उसने कहा, और फिर प्रोफेसर सेन ने यहाँ पर उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार से क्रय शक्ति के अभाव के कारण या पैसों के अभाव के कारण लोग मरते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया सूखा का। उन्होंने कहा साहिल, ठीक है, साहिल अफ्रीका में एक पूरी पट्टी है, एक जो कि अटलांटिक महासागर से लेकर और लाल सागर तक फैली हुई है, ठीक है जी। सहारा का जो मरुस्थल है, जिसमें हम पीछे से लेते हैं, सेनेगल हो गया, ठीक है, मारितोनिया हो गया, चाड, नाइजर, ठीक है, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया। तो इस प्रकार से इस लंबी बेल्ट का उदाहरण दिया, जिसे सोहेल पट्टी कहते हैं या साहिल पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा 1970 के दशक में वहां भी भयंकर सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा पड़ा था। और फिर उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा यहां भी सूखा पड़ा था, लेकिन अनाज की जो कमी थी, वह महाराष्ट्र में ज़्यादा थी, कमी ज़्यादा थी, जबकि साहिल जो पट्टी थी अफ्रीका देशों की, यहाँ पर अनाज ज़्यादा था, ठीक है? लेकिन मरने वालों की संख्या कहाँ ज़्यादा थी? जहाँ अनाज ज़्यादा था। साहिल में अनाज ज़्यादा था, लेकिन तब भी लोगों की संख्या मरने वालों की ज़्यादा थी। और महाराष्ट्र में अनाज कम था, लेकिन मरने वालों की संख्या इक्का-दुक्का ही थी। तो उन्होंने कहा इसका जो कारण था कि साहिल प्रदेश में लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं थी, अर्थात अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस समय रोजगार का ऐसा कार्यक्रम चलाया कि जिससे लोगों के पास पैसा आया और वो बाजार से अनाज खरीदने में समर्थ हो गए। लेकिन साहिल क्षेत्र में वहाँ की सरकार इस प्रकार की योजना नहीं चला सकी। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि अनाज, ठीक है, अनाज कम होने पर भी लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पावर होनी चाहिए क्या? परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है, क्रय शक्ति होनी चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये 1970 की बात उदाहरण देके की, ठीक है जी। अब आता है अगला लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स होता है कौन सा? प्रजातंत्र, जैसे भारत में है, अमेरिका में है, यूरोप के देशों में कैसा है लोकतंत्र, जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ लोकतंत्र कहते हैं। ईरान में नहीं भैया, सऊदी अरब में नहीं, ठीक है, कुवैत में नहीं, बहरीन में नहीं, यहाँ तो सब क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र जहाँ है, प्रजातंत्र है, जहाँ पर लोग जनता द्वारा क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, वहाँ पर अकाल पड़ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा जिन जिन देशों में क्या है कि लोकतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है,
देश की सरकार को लोग चुनते हैं, वहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा और अकाल नहीं पड़ेगा तो भूखमरी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा क्यों? इसका कारण है कि सरकार जब जनता चुनती है तो सरकार के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमें विकास करना है भैया, ठीक है? कृषि का विकास करना है। यदि कृषि फसल में कमी आती है तो सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है। जैसे भारत में हरित क्रांति के लिए कदम उठाए गए थे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ? अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है? तो भूखमरी का तो कोई सवाल होता ही नहीं है, ठीक? तो सरकार क्या करती है? लोकतांत्रिक देशों में क्या करती है? विकास के कार्यक्रम करती है, ठीक है? कृषि के विकास को बढ़ावा देती है या अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देती है। लेकिन यहाँ पर अकाल की बात की जा रही है, उनका लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। तो फिर क्या होगा? जो विपक्ष है बगल में, वो इसका फायदा उठाएगा। उन्होंने कहा अकाल के कारण मर रहे हैं, हम क्या करेंगे? सारी व्यवस्था करेंगे, विदेशों से अनाज मंगाएंगे, आपको देंगे। इस प्रकार से लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी उत्पन्न नहीं होती है। यदि किसी कारण से कभी उत्पन्न होती है तो सरकार तुरंत क्या करती है? वहां पर जा राहत सहायता सामग्री बांटती है, चाहे वो बाढ़ आ जाती है इंडिया में कभी भी, ठीक है? तो आपने देखा होगा किस प्रकार से ऊपर जहाज के द्वारा पैकेट बांटे जा रहे हैं। कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है? वहां भी सरकार क्या करती है? हेल्प करती है। तो इस प्रकार से भूखमरी का तो प्रश्न लोकतंत्र के अंदर नहीं होता है, क्योंकि सरकार तुरंत कदम उठा देती है। अनाज की कमी है, सूखा पड़ गया है, तो चाहे उसे बाहर से मंगाना पड़े तो भी अनाज को मंगा लेती है। अगला आता है सामूहिक विकास एवं सामाजिक कल्याण। सामूहिक विकास एवं सामाजिक कल्याण, ये है वो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये इनकी बुक है, ठीक है जी। इसमें उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सामूहिक विकास और सामाजिक कल्याण कैसे होगा? इसमें देखिए, विकास और आय वितरण क्या करना है? इस प्रकार से करना है, विकास और आय का वितरण जो कि समाज के निचले तबके तक उसका क्या पहुंच सके, असर पहुंच सके, प्रभाव पहुंच सके। तो सामूहिक विकल्प का अर्थ होता है, उदाहरण के द्वारा समझिए इसको, कि माना कि किसी गांव में या कोई गांव है और वहां पर दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक स्कूल की जरूरत है और एक जरूरत है सड़क की। तो यहाँ पर सामूहिक विकल्प अब ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी, अर्थात सामूहिक सभी लोग निर्णय लेंगे कि हमें स्कूल चाहिए, ठीक है, या सड़क चाहिए, ठीक। अब देखते हैं कि जनमत कहां पर बनता है। तो पता चला कुल जनसंख्या क्या है? 500 है। गांव की जनसंख्या 500 है। 400 लोग चाहते हैं कि स्कूल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सड़क नहीं होगी तो बाद में बन जाएगी, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इधर उधर जाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो 400 लोगों ने कह दिया सामूहिक रूप से कि स्कूल बनना चाहिए, ठीक है, तो स्कूल बनेगा। इस प्रकार से सामूहिक विकल्प, ठीक है जी, सिंगल विकल्प नहीं दिया, कि सभी लोगों ने सामूहिक रूप से विकल्प को चुना, किसको? स्कूल को, और सड़क का छोड़ दिया। तो इस प्रकार से सामूहिक विकल्प द्वारा एक व्यक्ति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता विकास का, बल्कि समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है, एक दूसरे से पूछ कर हमें पहला काम क्या करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, ये हुआ सामूहिक विकास एवं सामाजिक कल्याण, यानी कि समाज का जो कल्याण करेगा, स्कूल क्या करेगा? वो कल्याण ही तो करने का काम करेगा, समाज का विकास करने का काम करेगा। तो यह है सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण कैसे होता है। तो विकास और आय वितरण के बारे में उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाने चाहिए और जो निर्णय सबसे उपयुक्त तो हो उस पर काम होना चाहिए, तब जाके उस क्षेत्र का विकास होगा और जो आय का जो वितरण है वो क्या होगा? समान रूप से होगा। अगला आता है सेन सूचकांक, सेन इंडेक्स, ठीक है जी, जिसे कि निर्धनता सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। सेन इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, निर्देशांक है, सूचकांक भी वही होता है। देखो भाई, सेन का इंडेक्स क्या करता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आर्थिक विषमता को मापता है, या मापना उसका काम है। यानी कि देखो भाई, अन्य इंडेक्स क्या नापते हैं कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, और बात खत्म हो गई। सेन ने कहा कि गरीबी जो है, मतलब जो गरीब हैं उनमें भी गरीब एक जैसे नहीं है, कि अब उन्होंने कहा गहराई से देखेंगे कि कोई गरीब क्या बहुत ही गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात रहने के लिए न मकान है और न पहनने के लिए कपड़े हैं। एक गरीब ऐसा है कि उसके पास खेती भी है और मकान भी है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा गरीबी के भी स्तर होते हैं भाई, ठीक है, कि सभी गरीब एक जैसे नहीं होते हैं। तो सेन का जो इंडेक्स है वो ये नहीं बतलाता है कि गरीब की रेखा या गरीबी की रेखा का निर्धारण कैसे करना है। ये जो इंडेक्स है ये नापने का काम करता है
कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें भी कितनी-कितनी विषमता है। किसके पास कितना-कितना पैसा है, कितनी-कितनी प्रॉपर्टी है और उसके आधार पर फिर उनका विकास करना है। कितना इम्पोर्टेंट ये वाला इंडेक्स है। ठीक है जी। तो ये आर्थिक विषमता को देखता है, गरीबों की आर्थिक विषमता को। ठीक है? ये गरीबों में भी कई प्रकार के गरीब होते हैं, जैसे अमीरों में भी कई प्रकार के अमीर होते हैं। तो जो इनका ये सेन इंडेक्स है, इसका यूज यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी किया जाता है इसका। ठीक है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के गहराई से जानने के लिए, जिससे कि उनके लिए सुविधाओं का विकास किया जा सके। अब देखिए, अगला है क्षमता दृष्टिकोण। ठीक है? क्षमता दृष्टिकोण ये भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। कैपेबिलिटी अप्रोच ये क्या कहता है, देखो भाई, एक व्यक्ति किन किन कार्यों को कर सकता है, यानी कि एक आदमी की क्षमता किन किन कार्यों को करने की है, वो कहलाएगी क्षमता दृष्टिकोण। और इसको प्राप्त करने का था क्षमता, अभी बताएंगे आपको कि क्षमता दृष्टिकोण आगे क्या है। इसको प्राप्त करने के लिए अर्थात क्षमता का विकास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास कुछ राइट होने चाहिए। क्या अधिकार होने चाहिए? उसके पास राइट होना चाहिए स्वतंत्रता। ठीक है? और विकल्प होना चाहिए उसके पास। स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कौन सा कार्य कर सकता है और कौन सा कार्य उसे करना चाहिए। अर्थात बहुत सारे विकल्प हैं, वही एक ही काम तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कह दिया कि आप यही यही काम करेंगे, तो इसलिए उसे अपना व्यवसाय, अपना विकास करने के विकल्पों को चुनने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसने कहा? प्रोफेसर सेन ने कहा। अब ये क्षमता दृष्टिकोण क्या है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, माना बात, कोई बालिका है, कोई बालिका है और वह पढ़ना चाहती है। ठीक है? वो पढ़ना चाहती है, तो अर्थात उसके अंदर पढ़ने की क्षमता है, तो ये क्षमता ही कहलाएगी क्षमता दृष्टिकोण। पढ़ने की क्षमता है उसमें, लेकिन उसके परिवार वाले सामाजिक कारणों से उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। प्रथा है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, तो उसकी क्षमता का विकास नहीं होगा। उसकी क्षमता का विकास नहीं होगा। मतलब क्षमता तो उसके अंदर है, वो पढ़ सकती है और पढ़ना भी चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसको नहीं भेजते हैं, तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक है? क्षमता दृष्टिकोण का ये उदाहरण हो गया। ठीक है? कैपेबिलिटी तो है, क्षमता है। या फिर हम इसी प्रकार से लेते हैं कि अधिकार है किसी व्यक्ति के पास। क्या अधिकार है? वो बीमार है और उसे अपना इलाज करने का अधिकार है। उसे अपना इलाज करने का अधिकार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका विकास नहीं हो सकता है। ओके? या किसी व्यक्ति के पास क्षमता है, बहुत क्षमता है कार्य करने की। ठीक है जी? कार्य करने की उसके पास बहुत क्षमता है। माना कि वह बहुत होनहार बच्चा है और वो आईएएस बनना चाहता है। आईएएस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास सुविधाएँ नहीं हैं, तो वो आईएएस नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से कैपेबिलिटी का दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमने कहा स्वतंत्रता और विकल्प होने चाहिए। ठीक है जी? अब व्यक्ति का विकल्प होने चाहिए। तुम टीचर बनना चाहते हो, ठीक है भैया। आईएएस बनना चाहते हो, हाँ। चपरासी बनना चाहते हो, बहू बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ये सारे विकल्प उसके पास होने चाहिए। ठीक है जी? तो ये है उसका क्षमता दृष्टिकोण कि किस-किस व्यक्ति में कौन-कौन सी क्षमता है। ठीक है? यदि रुक जाती है क्षमता तो विकास नहीं होगा। ठीक है? और यदि क्षमता का विकास करने का मौका मिल जाता है, तो उसका विकास होगा। अब देखिए भैया, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है। ठीक है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये वाली जो चीज़ें हैं, जो मानव विकास सूचकांक तैयार होता है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उसमें सेन के इन विचारों को लिया जाता है। सेन के इन विचारों को लिया जाता है। ठीक है जी? कि वो क्या वो स्कूल जा पाता है? क्या उसके पास मिनिमम स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं? ठीक है? और उसका जीवन स्तर कैसा है? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना जीवन ठीक ढंग से चला पाता है? ये सारी चीज़ें यूएनडीपी का जब क्या निकलता है मानव विकास सूचकांक, उसमें इसको स्थान देता है। और इसके अलावा हमने कहा था कि सेन का जो सूचकांक है उसका उपयोग भी यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, आज हमने आपको क्या बताया भैया,
इम्पोर्टेंट ये है सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। तो सामाजिक विकास, ठीक है, केवल आर्थिक विकास हो गया तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो सेन ने कहा कि आर्थिक विकास ही क्या है, विकास का आर्थिक मापदंड नहीं है, इसके लिए आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बता दिया है। दूसरा हमने बता दिया अकाल और निर्धनता। उन्होंने एक बिल्कुल अलग विचार दिया कि अनाज की कमी एकमात्र भुखमरी या अकाल का कारण नहीं हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा यदि व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और बाजार में अनाज बहुत है तो कहाँ से खरीदेगा, उसने तो मरना ही मरना है। लोकतंत्र में उनकी अटूट विश्वास था, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र यदि रहता है देश में तो अकाल और भुखमरी नहीं होगी, क्योंकि सरकार से निपटने के लिए पहले ही कदम उठा लेगी। सामूहिक विकल्प एवं सामाजिक कल्याण की इन्होंने बात की कि कोई भी यदि सामाजिक विकास का कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, सामूहिक विकल्प, अर्थात सभी के द्वारा विचार विमर्श करके एक उत्तम विकल्प का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि सभी अर्थात सामाजिक कल्याण सभी लोगों को फायदा पहुंचे। ये हम आपको बता चुके हैं। सेन सूचकांक के बारे में बता चुके हैं। क्षमता दृष्टिकोण क्या है, किसी में क्या क्षमता है, ठीक है जी, क्या पावर एबिलिटी है, जैसे हमने पढ़ाई का कहा कि उसके अंदर पढ़ाई की एबिलिटी है लेकिन उसका परिवार उसको पढ़ने नहीं देता है, तो ये उसकी क्षमता का क्या होगा, हनन होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर क्या है, पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, या हर कार्य करने की क्षमता है। यहाँ पर हमने उनके बारे में बता दिया कि उनका जन्म कहाँ-कहाँ हुआ था और क्या, और ये पुरस्कार के बारे में बता दिया, और साथ में यहाँ पर ये सारी किताबें हमने लिख दी हैं और आप इनको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश में याद नहीं करते हैं तो आप हिंदी में भी इनको लिख सकते हैं। जैसे कलेक्टिव, हिंदी में लिखेंगे ना, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, जैसे रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये सारी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने जो आपको बताने का काम किया, वह काम किया भारत ही नहीं दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के बारे में। तो ये वाला टॉपिक आप सही ढंग से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।